तो विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वस्तु का अपना एक मौलिक गुण है, मतलब अपना एक आंतरिक गुण है, आंतरिक गुण। अच्छा, आवेश का मौलिक कण क्या है? मौलिक कण आवेश का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यही ना, प्लस और माइनस। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, आवेश का प्रकार कितना? दो। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक मौलिक कण। एक आवेश न्यूट्रल, न्यूट्रल पे कोई आवेश नहीं होता है, उसको आवेश नहीं बोलते हैं। आवेश का मतलब है चार्ज, और चार्ज दो ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। बैठो तो सुनो, पढ़ने साथ साथ में पढ़ो करो। अभी तो कम में लिखा है, ज्यादा लिखेंगे तब कैसे होगा? पढ़ते जाओगे तब ना। तुम बोलो, खड़े हो जाओ। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम के नियम के अनुसार कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को बल के बीच परिणामों के लगने वाला आकर्षण, उन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल मतलब F। हाँ, उसके बाद उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा हाँ उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युक्त कर्मानुपाती होता है। समझा? यही तो बोला कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है, बल चाहे वो आकर्षण प्रतिकर्षण बल, बल उन आवेशों के मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण का गुणनफल, या फिर डायरेक्ट बोल दो आवेशों के गुणनफल का समानुपाती, और उन दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है, दूरी के व्युक्त कर्मानुपाती होता है। हो गया। अब इसी को हम लिख दिए थे कल, क्या Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है, के बराबर नहीं। जैसे समीकरण 1 हुआ, इस समीकरण 2 हुआ, दोनों समीकरण को तुलना करेंगे तो दोनों तरफ एफ है, तो एफ समानुपाती हो जाएगा किसका? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? व्युक्त कर्मानुपाती। हो गया। यही अगर एफ हटाएंगे, मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा? ठीक है, और आ जाएगा यहाँ Q1 Q2 बटे हो जाएगा आर स्क्वायर, यही आएगा कूलॉम के नियम के अनुसार फॉर्मूला। कूलॉम के नियम के अनुसार ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये है एक नियतांक कांस्टेंट। अब इसकी उत्पत्ति का कारण हम लोग पढ़ेंगे। बैठो। चलिए आगे लिखना है। अब हेडिंग देना है आवेश की उत्पत्ति। उत्पत्ति ठीक किए था। उत्पत्ति लिखते हैं या उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के कारण। आवेश की उत्पत्ति लिखना है। चलो,
अब समझो, आज समझ लो इस चीज को। आवेश की उत्पत्ति का कारण, मतलब आवेश उत्पन्न क्यों होता है। जैसे कि कल एग्जाम्पल दे रहे थे हम लोग, एग्जाम्पल एक ले रहे थे कि कंघी को जब हम बाल में रगड़ते हैं तो वो कागज के टुकड़े को आवेशित करता है, मतलब आकर्षित करता है ना, समझना। और अगर हम कंघी के टुकड़े को नहीं रगड़ते हैं केस में, बाल में, तो वो कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है। इस दोनों बीच के अंतर को समझ रहे हो कुछ। प्लास्टिक का चीज होना चाहिए, जैसे प्लास्टिक पेन भी है, रगड़ लो, बाल में हल्का तेल लगाओ या सूखे बाल में रगड़ लो, रगड़ के उसके बाद कागज के छोटे छोटे कण में सटाओ, उसको आकर्षित करेगा। एक तो ये भी कारण हो गया, कारण बहुत वैसे। हमको बस इतना समझना है, बात नहीं करना। हेलो, समझ लो पहले, समझो जो समझा रहे हैं, नहीं तो इस जन्म में इस नहीं समझ पाओगे अगर भी ध्यान नहीं दिया तो। हम जो समझा रहे हैं याद करो, शाम की क्लास में हम परमाणु के बारे में समझा रहे थे ना। एक्चुअली बात क्या है कि ये जो परमाणु है ना, ये परमाणु ध्यान देना कि परमाणु जो है, एक वजह के बीच ऐसे टिक देता, परमाणु चार्ज, अभी हम बताए चार्ज के दो मौलिक कण हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यही ना। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन नाभिक में होता है। कहाँ होता है? न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन हमें प्रोटॉन सिर्फ लिखना है हमको। प्रोटॉन नाभिक में होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस, नाभिक में। और प्रोटॉन इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे मजबूत बल होता है, जो कि नाभिक में होता है। उसको कोई ना हिला सकता है ना डोला सकता है, ना ही कोई उसको वहां से बाहर निकाल सकता है। इतना पावर नहीं है किसी में। लेकिन इलेक्ट्रॉन पूरी कक्षा में दौड़ते रहता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहता है, तुम जानते हो। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहता है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहता है। चौथी कक्षा में आएंगे, 2 8 के बाद 18 इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहेगा। पांचवी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में परिक्रमा करते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों के बीच, मतलब कि जो बल है उतना मजबूत नहीं होता इलेक्ट्रॉन के बीच। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के बीच आपस में बल मजबूत नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी टूट सकता है, एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, लेकिन प्रोटॉन हिल नहीं सकता है। अब यहाँ पे समझना, कंघी को बाल में हम रगड़े और कागज के छोटे कण जो है, टुकड़ा, उसमें सटाए, उसके बाद कागज को आकर्षित किया, कागज के टुकड़े को आकर्षित किया कंघी, करके भी दिखा देंगे। नहीं तो तुम लोग का हम किए हैं घर में, अच्छी बात है। लेकिन जब तक रगड़े नहीं थे तब तक वो नहीं कर रहा था, आकर्षित कर रहा था नहीं। समझने वाली बात यह है कि कोई भी चीज जो चार्ज हो जाता है, कोई भी चीज जो आवेशित होता है, उसका मुख्य कारण क्या है जानते हो? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इसका मतलब, स्थानांतरण का मतलब, दो वस्तु है, मान लेते हैं कि एक वस्तु हमारे पास ए है, एक बी है, ठीक है। अभी दोनों में से कोई भी आवेशित नहीं है, कोई भी आवेशित। अब इस दोनों को हम आपस में रगड़ेंगे, तो रगड़ने से क्या होगा? अगर मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 10 प्रोटॉन भी है, इसके पास 10 प्रोटॉन भी है। समझना बात को ध्यान से। अभी इस दोनों के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अगर समान है तो आवेशित नहीं होगा, आवेशित नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान है तो कोई भी आवेशित नहीं होगा, न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल। क्यों? देखो, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट की बात कर लें हम, कोई भी धातु की बात कर लें, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या उसमें समान रहता है तो आवेशित नहीं होता है, आवेशित नहीं होगा। वो आवेशित कब होगा? जब इसका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। जैसे तराजू पर दोनों साइड, इधर भी 5 kg इधर भी 5 kg रख दो, कोई भी सामान या बटखरा, तराजू बराबर लगेगा ना, इसका मतलब आवेशित नहीं है। कि कोनो एक साइड का कम कर दो या ज्यादा कर दो,
तो वो आवेशित हो जाएगा, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा उसका। अब बैलेंस गड़बड़ाता है तभी आवेश आवेश उसमें उत्पन्न होता है, वो आवेशित होता है। अब होता ये है कि ये जो तुम देख रहे हो ना प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन देख रहे हो, इसको कोई छू भी नहीं सकता है, क्योंकि ये नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, परमाणु के नाभिक में, यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे। इस ये ना ही कहीं जाता है और ना ही आता है, ये अपनी जगह पे स्थिर आराम से सो रहा है। लेकिन बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जैसे ए और बी को हमें आपस में ऐसे घर्षण किया, जब घसते हैं, अच्छा अभी तो यहाँ बराबर लिए थे, तो मान लो इसका 10 हमने लेंगे, इसका मान लो हम 15 लिए, इसका भी 15 लिए। अब आपस में इसको हम घसते हैं, देखो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा अभी, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, न्यूट्रल है। जैसे घसोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, मान के चलो इसका 5 गो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब देखो इसमें जो 10 इलेक्ट्रॉन था वो बचा 5, और इसमें जो 15 इलेक्ट्रॉन था वो हो गया 20 इलेक्ट्रॉन, घसने से, सिर्फ घसने से। अब हुआ ये कि इससे जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ इसमें, ट्रांसफर हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन, घसने से इसका इलेक्ट्रॉन चला गया उसमें, इसका इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, उसमें। अब जानते हो यहाँ पे घटना क्या हो जाएगा, घटना ये होगा कि ये जो कण है ये ए, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था। अब तुम ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन इसमें इसके पास 5 बचा है, लेकिन प्रोटॉन बचा, प्रोटॉन है 10, तो ज्यादा क्या है, ज्यादा क्या है, प्रोटॉन कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा, तो इस पर +5 आवेश आ जाएगा। लेकिन अब बी की बात करते हैं, बी, इस पर देखो क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, इसमें किस क्या बढ़ा, इसमें प्रोटॉन बढ़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ा, 5, इस पर -5 चार्ज आ जाएगा, -5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब पहले देखो, पहले इसके कपार पे तुमको नहीं दिख रहा होगा चार्ज, और अब दिखने लगा, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं आवेशित का, समझ में तुरंत आ जाएगा, देखो कैसे चार्ज के बारे में। ये देखो फिजिक्सो में आ गया है तो समझा रहे हैं, कोई एक तत्व लेते हैं, जिसे मान लो ये, इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दें, चलो। जैसे देखो यह है सोडियम, यह है Cl, NaCl, नमक है, रुको मिला देते हैं इसको, Cl NaCl, पहले लगे रहने दो। सोडियम पर जो है ना, क्या है इसमें, सब तो अपने नहीं, सोडियम पर जानते हो कितना चार्ज होता है, अगर सिर्फ बात सोडियम की करें तो इस पे +1 चार्ज होता है, और Cl पर होता है -1 चार्ज। अब ऐसा का है, आ जाओ, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या इसका 11 होता है। इसकी पहली कक्षा में होता है कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी कक्षा में, अंतिम में कितना बचा, जब भी अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है ना, अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन तक अगर बचा, तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, क्या कर देता है, त्याग। 4 रहने पर त्याग भी कर सकता है, या 4 रहने पर ले भी सकता है, लेकिन अगर 1 2 3 तक रहा तो त्याग करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का कोई त्याग कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास प्रोटॉन बढ़ रहा है। जैसे इसके पास 11 परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या 11 का मतलब क्या हुआ, परमाणु संख्या 11 का मतलब ये हो गया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 है और इसके पास प्रोटॉन भी 11 है। इसका मतलब यही होता है, परमाणु संख्या इस चीज को बताता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन भी 11 प्रोटॉन भी 11। अब बात है कि 2 8 10 10 1 11, 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में रहेगा तो त्याग करेगा, त्याग करेगा, कैसे त्याग करेगा, जब भी किसी के साथ जुड़ेगा, रिएक्शन होगा, घसेगा, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यही त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन का। और जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जब त्यागिए दिया, 1 इलेक्ट्रॉन जब त्यागिए दिया, इलेक्ट्रॉन बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन बचा 10,
ज्यादा क्या बचा, प्रोटॉन। कितना, एक ज्यादा है, एक इस पे चार्ज प्लस में आ गया। Cl का होता है 17 परमाणु संख्या, कितना होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 17 है और प्रोटॉन भी कितना है, 17 है। अब आ जाओ, अगर 17 है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, अगर किसी के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितना ग्रहण करेगा, वो उतना ग्रहण करेगा जब तक उसका 8 न पुर जाए अंतिम कक्षा में। कितना पुराना है अंतिम कक्षा में, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कक्षा में, पहला कक्षा को छोड़ के उसके बाद जितना कक्षा है सब में वो अंतिम में कम से कम 8 रखना चाहता है, या इसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़े या इसके लिए इलेक्ट्रॉन उसको लेना पड़े। जैसे देखो, इसको यहाँ पे 8 था और यहाँ पे अंतिम में आ गया 1, लेकिन ये चाहता है मेरे अंतिम कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहे। क्यों, ऑर्बिट पूरा रहता है, इसलिए एगो का त्याग कर दिया। लेकिन इसके अंतिम कक्षा में कितना, देखो 7, कितना है 7, 8 2 10, 10 7 17, परमाणु संख्या 17 है। 7 रहने के कारण ये अनबैलेंस्ड लग रहा है। अब ये सोच रहा है कि हम त्याग करें, मतलब त्याग नहीं, या तो मतलब कि ग्रहण करें। तो 7 है तो 7 को कोई थोड़ी ना त्याग करता है। 8 पुराना है तो एगो लेना आसान है या 7 छोड़ना आसान है, एगो लेना आसान है। जबकि इसके पिछले कक्षा में 8 है, चाहे तो त्याग भी कर सकता है लेकिन त्याग नहीं करेगा, क्योंकि 8 पुराने के लिए 1 को तो जरूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन अगला किसी से ले लेगा, तो लेगा तभी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तभी तो ये दोनों न्यूट्रल बन जाता है। जैसे ही बना ये उदासीन हो जाता है। जानते हो ना, बताए थे केमिस्ट्री में ना कि NaCl नमक जो होता है उदासीन होता है, इसमें चार्ज नहीं होता है, उदासीन यौगिक है वो नमक। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन जैसे लेगा तो ये 8 पुर जाएगा। अब हो गया 2 8 8 8 8 8 16 16 2 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना। अब प्रोटॉन कम, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, कितना बढ़ा 1, तो इसलिए -1 इस पे चार्ज आया। समझा, हम लोगों को केमिस्ट्री वाला चीज अभी समझना नहीं था, इसलिए समझे कि कोई भी कण आवेशित तब होता है जब उस पे इलेक्ट्रॉन या तो घटता है या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। प्रोटॉन कुछ नहीं करेगा, प्रोटॉन जैसे वैसे रहेगा। इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता है ना, इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है तो वो आवेशित हो जाता है। सीधे शब्दों में इतना ही समझना था। अब आगे चलिए, अब ये लिखा, इसके नीचे मैं जो लिखाऊंगा उस पर लिखना। अच्छा, इतनी सी बात सबको समझ में आया कि कोई भी चीज आवेशित, आवेशित कब होता है, आवेश उत्पत्ति कब होता है आवेश का, आवेश का उत्पत्ति तब होता है जब आवेश का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण का मतलब या तो आवेश घट जाना या आवेश बढ़ जाना, मतलब ये सॉरी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या तो इलेक्ट्रॉन घट जाना या इलेक्ट्रॉन, ऐसा जब भी होता है तो वो कण आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, उठ जाओ, 2 गो पर्दा लगाओ, 2 गो उठ के पर्दा लगाओ, तुम जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तीनों मिलके पर्दा लगाओ। क्या बनेगा, समय का इतना दिक्कत है ना हमको, खास करके अभी चैन से सिर्फ सो सकते हैं, जग नहीं सकते हैं चैन से हम। और हम कुछ भी कहें, सोना हमको बहुत जरूरी होता है, इसलिए सोने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं सोएंगे ना तो जग भी नहीं पाएंगे, पढ़ा भी नहीं पाएंगे, तो समय ये नहीं मिलता है। कोशिश कर रहे हैं, बन जाएगा बहुत जल्द। लिखो, आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण, आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण, आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने आता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है।
पूर्ण विराम, क्योंकि कोमा कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु में जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो वह वस्तु उदासीन होता है। वस्तु या पदार्थ जो समझ लो, उदासीन होता है। पूर्ण विराम, चूंकि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में नाभिकीय बल द्वारा न्वाके भौर्सिका क्वाद्रगिका यो नाभिकीय बल द्वारा काफी मजबूती से जुड़े होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। इसलिए जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। और इस तरह वस्तु आवेशित हो जाता है। अतः पैराग्राफ चेंज करके, अतः आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण
इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। आगे स्टार देके लिखना है। स्टार देके लिखो, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या निकलता है, वह वस्तु धनावेशित होता है। धनावेशित होता है। तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाता है। जो लिखना लिखना। ऋणावेशित हो जाता है। एक स्टार और लगाओ, लिखो, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। हो गया यहां तक। नोट लिखना है। नोट पॉइंट लिखो। लिखो, पहला नंबर, आवेश को प्रायः छोटी क्यों आवेश को प्रायः क्यों से सूचित किया जाता है। नंबर दो, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब या कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब या कूलॉम होता है। अगला नोट पॉइंट लिखो। तीसरा, एक इलेक्ट्रॉन पर
एक इलेक्ट्रॉन पर एक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 सी मतलब कूलम आवेश ऋण आवेश होता है, क्योंकि माइनस है तो ऋण आवेश होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 पे पावर -19 सी मतलब कूलम आवेश होता है। चलिए यहां तक हो गया। दो तीन बातों का ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। पंखा क्यों नहीं चलाए हो? तो हम ही बंद किए थे, चला देते हैं। चलिए ध्यान देना। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? अभी से याद रखना इस कूलम, क्योंकि आवेश के बारे में जो उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कूलम ने किया है, तो इसलिए कूलम बोला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम होता है। एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश का होता है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम का आवेश होता है। तो याद रखना, अगर पूछेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो बोलना 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। बोल सकते हो? ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अभी हम कुछ लिखाए, एक बार उसको हम और भाषा के द्वारा समझाते हैं। एक बार देखो, अभी मैंने लिखाया कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, वो बता भी दिए। वस्तु अगर उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये भी लिखा दिए। प्रोटॉन नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा होता है। नाभिक में है तो नाभिकीय बल जुड़ा होता है या बंधा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीच आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। इलेक्ट्रॉन के बीच इतना गंदा बदबू कहां से आ रहा है? कहां से बदबू आ रहा है इतना गंदा? साफ साफ लग रहा है कोई जबरदस्त पादे हो। लाज नहीं लगता है? लड़के इधर से कोई न कोई पादे जरूर हो, लाज लगना चाहिए। पढ़ाई चल रहा है, सर है आगे, इतना गंदा गैस कैसे छोड़ सकते? नए झड़ा उड़ा फिर के हक के नहीं आते हो? राम राम, पूरा माहौल कचरा कर दिया। कम से कम हग क्या हो सुबह सुबह? यहाँ कचरा मत फैलाओ क्लास में। कितना साइंस पढ़ा रहे हैं, कम करते हो एकदम कचरा जैसा। हंस रहे हो? इतने कहोगे कि सर हम ही पादे हैं, थोड़े कहोगे, क्योंकि वो देखने वाला चीज नहीं है ना कि कोई देख लेगा कौन पादा। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए, तो नहीं रहा गया तब बोले, 2-4 मिनट से बदबू कर रहा था, 2 मिनट से। तो हम समझा रहे थे इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल। पर्दा खोल दोगे क्या? हमको ऑक्सीजन का कमी महसूस हो रहा है। और पर्दा भी कहीं पर्दे तो नहीं महक रहा है? नहीं 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 नहीं, पर्दा अलग महक रहा है। खोलो पर्दा रे, इधर का बदबू अलग, दोनों तरफ से बदबू। खोलो जल्दी पर्दा, बारिश का पानी इस कारण ऐसा हुआ है। जल्दी खोलो, ऑक्सीजन का कमी हमको महसूस है, हार्ट अटैक ना आ जाए। खोला, कितना बढ़िया हवा चल रहा है। धूप में फेंक पर्दा दे दो। फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे थे। चलिए, तो बता रहे थे कि प्रोटॉन नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा होता है, जानते हो, अभी बताए ना। इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है।
तो एक वस्तु को दूसरे के साथ रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चला जाता है ना। एक वस्तु जिसमें जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसका मतलब अभी समझा है ना, इलेक्ट्रॉन अगर जिससे निकला इसका मतलब उसमें प्रोटॉन बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले बराबर था। इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका मतलब प्रोटॉन उसमें बढ़ा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसमें भी तो पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था बराबर, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। प्रोटॉन तो उतना ही रहता है, प्रोटॉन घटता बढ़ता नहीं है, प्रोटॉन घटता बढ़ता नहीं है। इलेक्ट्रॉन के घटने से प्रोटॉन बढ़ जाता है, हम कहते हैं प्रोटॉन बढ़ गया। मान के चलो 10 गो इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन था, 5 गो इलेक्ट्रॉन घट गया, तो प्रोटॉन बढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे प्रोटॉन बढ़ गया। क्यों? इलेक्ट्रॉन घटा तो प्रोटॉन ज्यादा ना हो गया, 5 ज्यादा है उससे, तो हम बोलेंगे प्रोटॉन बढ़ गया। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे 15 था उसमें, तो इलेक्ट्रॉन उसमें 5 को गया, तब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे प्रोटॉन घटा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। चलिए ठीक है, एक बात आगे, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो उसमें प्रोटॉन बढ़ता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि प्रोटॉन मतलब धनावेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसमें जाता है, प्रवेश करता है, वो ऋणावेशित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना, तो ऋणावेशित हो जाएगा। यही कारण है, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है जिसमें, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें घट जाती है। चलिए आवेश को किससे सूचित करेंगे? क्यू से, छोटकी क्यू से, ठीक है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलॉम या कुलम, आवेश का ऐसा ही मात्रक, एक ही चीज बोलो ना, कुलॉम बोलो, कुलॉम। आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलॉम, कुलाम नहीं, कुलॉम। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बोलो, 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। बोलो, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, एक के टॉपिक पर नहीं रहेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। ये वो सवाल पूछना चाहते हैं कि तुम लोग जो स्कूल जा रही थी, तो उसमें स्कूल में नम्मा का साइंस कंप्लीट हुआ था, तब कितना पढ़ाया था? केमिस्ट्री में 3 चैप्टर और फिजिक्स में 2, बस इतने में? फिजिक्स में 4 चैप्टर। फिर 4 चैप्टर पढ़ाया था, क्योंकि कुछ चीज़ यहाँ जरूरी है, हम पूछेंगे वहाँ पे, जवाब देना। 10वां में तो फुल गारंटी है, एक एक चीज़ का हम लेते हैं। 9वां में मान के चलो कि उस समय साइंस में ज़्यादा एक्टिव हम नहीं थे, मैथ में एक्टिव रहे, तो हमारा साइंस छूटा है। लेकिन अब से जो भी बैच है उसका 9वां में रहे या कोनो भी क्लास में रहे, अब उसका साइंस जो है ना, साइंस वो एक तो पूरा कंप्लीट करेंगे, और दूसरी बात, साइंस देख लो हम पढ़ाना कहाँ से शुरू कर रहे हैं। कल बताए थे शायद तुम लोगों को, छठा से साइंस पढ़ा रहे हैं। छठा वाले को अभी पहले छठा की साइंस पढ़ाएंगे। 7वां में जो है, देखो 7वां में जो है उसको पहले 7वां साइंस पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे बताते हैं, आ जाओ पीछे, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे देखो चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, जीवों में श्वसन। जब तक ये सब नहीं जानेगा तो अगला क्लास का साइंस उसको समझ में नहीं आएगा। पादपों में पोषण कैसे होता है, प्राणियों में कैसे होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हम लोग लेते हैं बॉडी में। 6 क्लास में दिया रहता है कि एक इंसान को जीने के लिए भोजन क्यों जरूरी है, हर चीज। इसीलिए यहाँ से, इससे पहले जो मिस हो गया हो गया। और चलो स्कूल में पढ़े हो, रेगुलर तुम लोग क्लास की होती, स्कूल में कंप्लीट हुआ है तो पता होना चाहिए। देखेंगे कहाँ तक कितने बारीकी तक पढ़ाया है कि नहीं, हर चीज को पूछेंगे। तब तो न्यूटन्स लॉ वगैरह वहाँ पढ़ाया होगा। लास्ट में आके पढ़ाए थे, जल्दी जल्दी मतलब 10 दिन 4 चैप्टर तुम बोल रही हो पढ़ाया है, 10 दिन में 4 चैप्टर खत्म। 10 दिन में 4 चैप्टर खत्म? एग्जाम के लास्ट में ऐसे हो जाता है 4 चैप्टर खत्म? फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा लिखाए थे, बोले थे कि जहाँ जहाँ से मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट करवा दिया। हाँ, समझ गए। ऐसे 10वां में होगा। 10वां में तो पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट जो है ना, ऐसे स्कूल में 10वां में होता है। अभी पढ़ा रहा है नहीं, क्या चैप्टर पढ़ा रहा है? तीसरा। कौन सा?
फिजिक्स का 2 को खत्म हो गया। हाँ, अच्छा, कंटेंट कैसा है, मतलब यहाँ से थोड़ा कम है। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पहला पढ़ाएंगे, पहला मतलब उसमें जो रिएक्शन वगैरह ना होता है। प्रकाश ये क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया। ओ, चलो हफ्ता में एक के दिन केमिस्ट्री का क्लास हमको लगता है क्वेश्चन आंसर करवा देते होंगे, क्योंकि अभी तुम देख लो 40 मिनट हो गया है, सिर्फ एगो टॉपिक पढ़ाए हैं बस, अब इसकी उत्पत्ति पढ़ाए हैं। और इसी को इसी इतने तो में अगर स्कूल में पढ़ाते ये 5 मिनट में ख़त्म था, जितना 40 मिनट लगा हमको, क्योंकि हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। 5 मिनट में ख़त्म था, सिर्फ लिखा देते हो गए। चलिए अब हम विद्युत आवेश का प्रवाह को पढ़ें, इसलिए समय हमको ज़्यादा चाहिए। हमको जब तक डेली नहीं मिलेगा 2 घंटा साइंस के लिए या 2 घंटा हिंदी संस्कृत के लिए, तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे ना उस तरह से। अब देखो विद्युत आवेश का प्रवाह, पंखा चला देते हैं। अब ध्यान देना, हम जानते हैं कि एक वस्तु को धनावेशित तब माना जाता है जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है। ठीक इसके विपरीत एक वस्तु को ऋणावेशित तब माना जाता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। अब सुनो, हेडिंग दो, विद्युत आवेश का प्रवाह। विद्युत आवेश का प्रवाह, फटाफट हेडिंग देना, विद्युत आवेश का प्रवाह। विद्युत आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। माथा खराब कर दिया है बकरियों, आवाज बदल गया।
अब करना बस इतना है, इसको बनाना है तुम लोगों को। इसको थोड़ा दूरी पर बनाना, तो हल्का दूरी पर बनाना। जरा इसको बना लो, इसको बना लो। हैं पहले बनाओ ना, पहले बनाओ। हाँ चलो बना लिया। अब समझो, ध्यान देना, हम विद्युत आवेश का प्रवाह को पढ़ रहे हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह, प्रवाह मतलब जानते हो क्या होता है? प्रवाह मतलब, प्रवाह मतलब एक तरह से चलना, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे प्रवाह मतलब गतिशील एक तरह से चलना, वही ना। हम किसकी प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह के बारे में। विद्युत आवेश में तो दोनों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए समझिए, अब हमारे पास यहाँ पर ध्यान देना कि गोला है, एक गोला ए है, गोला बी है, ठीक। इस दोनों सेक्शन को हम ए माने हैं, इसको सेक्शन बी माने हैं। सेक्शन ए में ध्यान से देखो, गोला ए और गोला बी, इसमें प्रोटॉन की संख्या समान है, 9 गो है। इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसमें 9 प्रोटॉन है, इसमें 9 गो इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों में देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान है ना। जब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है तो ध्यान रहे, तो गोला ए और धनावेश और गोला बी में है पास समान आवेश है, दोनों के पास ऋण आवेश, दोनों के पास। तो ये प्रकृति में, ये प्रकृति में स्थैतिक है, ये प्रकृति में, ये प्रकृति में स्थैतिक है। क्या है स्थैतिक मतलब? समझते हो? स्थैतिक मतलब न्यूट्रल, एक तरह से दोनों समान है, न्यूट्रल है, स्थैतिक है। यहाँ पे आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, अर्थात स्थैतिक का मतलब यह अपने अपने जगह पे स्थिर है, ना ही इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, ना इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, जबकि दोनों अलग अलग चीज है। हम न्यूट्रल भी नहीं बोल सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं। स्थैतिक का मतलब इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने जगह पे स्थिर है, ना इससे इसमें जा रहा है, ना इससे इसमें जा रहा है। अब सेक्शन बी में चलो। इससे मैंने क्या किया, ये जो देख रहे हो ना, ये वायर है, ये जो मैंने इससे इसमें कनेक्ट किया है, ये तार है, ये तार, वायर, चालक, चालक भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चालक। मैंने 2 चालक जोड़ा है, एक ऊपर से एक नीचे से, तीर का निशान देख लो, एक ऊपर से इधर की ओर, एक इधर से इधर की ओर। अब मैंने क्या किया, 2 तार जोड़ा, 2 चालक, चालक मतलब तार, 2 तार जोड़ा, तार एक और तार बी। अब समझना कि तार जोड़ने के बाद इसमें होगा इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश का प्रवाह होगा। आवेश का क्या होगा? प्रवाह, ठीक है। अब प्रश्न एक चीज का उठता है ये कि आवेश गोला ए से बी में जाएगा या फिर बी से ए में आएगा, ये प्रश्न उठता है। ये बात को समझना, ये तुमको कहीं पूछा भी जा सकता है। बताओ, अगर ए और बी या 2 वस्तु में समान आवेश है, ए है जिसमें समान धनावेश है, बी में समान ऋण आवेश है, बताओ कि गोला मतलब किससे किस में आवेश ट्रांसफर होगा? जब तार से उसको जोड़ देंगे 2 चालक से, तो ए से बी में आवेश जाएगा या बी से ए में आएगा, ये पूछा जा सकता है। तो समझ लेना
इस प्रश्न को आसान बनाने के लिए, समझने के लिए हम क्या करेंगे, जिसमें धनावेश है, प्लस है, उसको हम उच्च विद्युतीय विभव, तथा जिसमें ऋण आवेश है उसको निम्न विद्युतीय विभव पर मान लेंगे। मान लेंगे कि जो धनावेश है वो उच्च विद्युतीय विभव पर है, इसको मान लेंगे उच्च विद्युतीय विभव, उच्च विद्युतीय विभव, इसको उच्च विद्युतीय विभव पर मान लेंगे। ठीक, जो ऋण आवेशित है उसको उसको जो है हम निम्न विद्युतीय विभव पर मान लेंगे, इसको निम्न निम्न विद्युतीय विभव, समझना। इसको हमने मान लिया उच्च विद्युतीय विभव, इसको मान लिया हमने निम्न विद्युतीय विभव। विभव अर्थात हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, आगे चल के ये भी समझेंगे कि विभव क्या होता है, लेकिन बस इतना समझ लो कि हम जिसको माने हैं उच्च विद्युतीय विभव, उससे इलेक्ट्रॉन निम्न विद्युतीय विभव में जाएगा। बस इतना समझ लेना, निम्न मतलब जो भूखा है, जिसके यहाँ पे इसके पास भोजन बहुत ज्यादा है, तो निम्न के पास इससे इसमें जाएगा। बात समझना आप ध्यान से। मान लिया इस तरह जब चालक तार से दोनों द्वारा धनावेशित गोला को ऋणावेशित गोला से जोड़ा जाएगा, जब चालक तार से, जैसे ये चालक तार है, इससे मैंने क्या किया, धनावेशित को ऋणावेशित तो जोड़ दिया मैंने, चालक तार से क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आवेश धन विभव वाले गोले से ऋण विभव वाले गोले की ओर प्रवाहित होती है। चालक से होने वाले प्रवाह को ही धारा प्रवाह कहते हैं, समझना। तो ऐसी स्थिति में जब इसको हम उच्च विभव पे, ध्यान देना, इसको हम उच्च विभव पे मानेंगे और इसको हम निम्न विभव पे मानेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आवेश धन आवेश वाले जो उच्च विभव है, उच्च विद्युतीय विभव जो है, इससे इसमें ट्रांसफर होने लगेगा, आवेश इससे इसमें जाने लगेगा। एक बात तो ये समझ में आ गई, लेकिन वास्तव में कुछ कंडीशन अलग है। अभी जो मैंने समझाया ये बात कुछ अलग है। ये समझाया कि इसको उच्च विभव पर माने प्लस वाले को, इसको निम्न विभव पर माने, तो आवेश प्लस से माइनस की ओर, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, लेकिन वास्तव में बात अलग है। क्या, धारा वास्तव में क्या होता है कि ऋण से धन की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में जो विद्युत धारा है वो ऋण से धन में जाता है, मतलब माइनस से प्लस में जाता है वास्तव में, जिसे इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। ये देख लो, इलेक्ट्रॉनिक धारा वास्तव में क्या होता है, ऋण से धन की ओर जाता है। डायरेक्शन देख लो तीरा का, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। लेकिन इस अध्याय में हम लोग जो पढ़ेंगे, हम कन्वेंशनल धारा को ही मानकर पढ़ेंगे। इसको कहते हैं कन्वेंशनल धारा। कन्वेंशनल धारा किसको कहते हैं कि हम मान लेंगे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर। हम जितना भी यहाँ पर चीज की व्याख्या की जाएगी ना, जितना चीज की व्याख्या की जाएगी वो प्लस से माइनस की ओर, क्योंकि प्लस को नाभिकीय बल के साथ जोड़ा हुआ माना जाता है, मजबूत। इस तरह से हम यहाँ पर जितनी व्याख्या की जाएगी वो कन्वेंशनल धारा को ही आधार माना जाएगा। आधार, जो भी प्रॉपर्टीज लागू होगा वो इसके आधार पर होगा, लेकिन वास्तव में जो धारा प्रवाह होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, लेकिन हम मानेंगे क्या, प्लस से माइनस की ओर। बात को ध्यान रखना। धनावेशित वस्तु को उच्च विभव, ऋणावेशित वस्तु को निम्न विभव पर मानते हुए धारा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होता है। धन से ऋण की ओर, किसमें, कन्वेंशनल में धन से ऋण की ओर जाता है धारा, और ऐसी धारा को हम कन्वेंशनल धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इतनी सी बात समझ में आई तो बोलो। आई, इसके आगे 2-4 लाइन लिखा दें, लिख लोगे ताकि बाद में समझने में आसानी हो। लिखो लिखो।
अच्छा, इसमें लिखाना हमको लगता है जितनी बातें समझाए उतना याद नहीं रहेगा क्या? उसको लिखाना जरूरी है? जितनी सी चीजें समझाए ना, वो हमको लगता है इस पर फिगर में समझ जाओगे देख के। अब इसमें लिखाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हम ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अगर फिगर ही सिर्फ बना हुआ रहे तो बेहतर है। तब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें विद्युत धारा की ओर जाएंगे। अब समझेंगे विद्युत धारा क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होगा, विद्युत धारा से। अच्छा लिखो, इसमें लिखो गोला ए में धन आवेश, गोला ए में धन आवेश और गोला बी में ऋण आवेश की संख्या समान है। गोला ए में धन आवेश और गोला बी में ऋण आवेश की संख्या समान है, जो कि प्रकृति में स्थैतिक है, जो कि प्रकृति में स्थैतिक है। अब गोले को अब दोनों गोले को एक चालक तार से जोड़ा जाता है। अब दोनों गोले को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है, जिससे कि आवेश एक गोले से दूसरे गोले में प्रवाहित होती है, जिससे कि आवेश एक गोले से दूसरे गोले में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। अब हेडिंग दो, हेडिंग दो, आवेश की प्रवाह की दिशा। आवेश की प्रवाह की दिशा। अब नीचे लिखो, आवेश की प्रवाह की दिशा को समझने के लिए आवेश की प्रवाह की दिशा को समझने के लिए हमने आवेश की प्रवाह की दिशा को समझने के लिए हमने धन आवेश को उच्च विद्युतीय विभव, धन आवेश को उच्च विद्युतीय विभव तथा ऋण आवेश को निम्न विद्युतीय विभव पर माना है। तो इस तरह चालक तार द्वारा धन आवेश ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होती है। धन आवेश
ऐसे लिखना, धन आवेश वाले गोले से, धन आवेश वाले गोले से ऋण आवेश वाले गोले की ओर प्रवाहित होती है। एक बार इसको शुद्ध कर देते हैं, क्या लिखा है इस जगह बोलना था थोड़ा सा। तो इस प्रकार या इस, हाँ तो इस तरह बोलो तो, हाँ तो इस तरह चालक तार द्वारा आवेश, उस एरो का साइन देखो ऊपर में लिख लो ना। तो इस प्रकार से आवेश धन आवेश वाले गोले से ऋण आवेश वाले गोले की ओर प्रवाहित होती है। पूर्ण विराम, चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को, चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को धारा विद्युत कहते हैं। चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को धारा विद्युत कहते हैं, या फिर विद्युत धारा भी बोल सकते हो, विद्युत धारा कहते हैं। नोट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखो, लिखो ध्यान रखें, ध्यान रख होए का अनुस्वार रखें, डैश दो। वास्तव में धारा, वास्तव में धारा ऋण से धन की ओर प्रवाहित, वास्तव में धारा ऋण से धन की ओर ही प्रवाहित होती है। नंबर 1 देखे नोट पॉइंट में लिखना है, वास्तव में धारा ऋण से धन की ओर ही प्रवाहित होती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। दूसरा लिखो, इस अध्याय में कन्वेंशनल धारा को ही आधार मानकर, इस अध्याय में कन्वेंशनल, कन्वेंशनल बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें, कन्वेंशनल धारा को ही आधार मानकर धारा को धन से ऋण की ओर प्रवाहित होता माना गया है। धारा को धन से ऋण की ओर प्रवाहित होता माना गया है, पॉजिटिव से निगेटिव, धन से ऋण की ओर प्रवाहित होता माना गया है। ऐसी धारा को ही कन्वेंशनल धारा कहा जाता है। ऐसी धारा को ही कन्वेंशनल धारा कहा जाता है। अगर तुमको पूछेगा कन्वेंशनल धारा क्या है, क्या बोलोगे? जब धन आवेश को उच्च विभव और ऋण आवेश को निम्न विभव मानते हुए एक चालक तार से जोड़ा जाता है, तो धन आवेश ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिसे हम कन्वेंशनल धारा कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर प्रवाहित होता है। अब आगे हमारा टॉपिक चेंज हो जाता है, यहाँ से चेंज होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम विद्युत धारा किसे कहे? चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं।
चलिए ठीक है, टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। कितना समय हुआ? 8:40। पागल हो क्या? भाई तो 30 हो रहा है, जल्दी 36 कितना हुआ? 8 8:30 हुआ। 8:30 बज गया ना। स्कूल तो 9:30 बजे लगता है।